It is 22nd September 24. Our group name is Finvestors, Yashasvi Bhava, that simplify your finances. सब्जेक्ट जो आज का रखा गया है वो है स्क्रीनिंग स्टॉक्स। हमने काफी कुछ कवर किया है पिछले 3 मंथ्स में। बहुत सारे जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज थे हमने कोशिश की कि उसको हम बहुत सिंप्लीफाई तरीके से सबके साथ डिस्कस करें, और उसके बाद एक जो स्टॉक्स को स्क्रीन कैसे करें, थोड़ा उसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं बता दूं आपको कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, और ये डिस्कशन आज का केवल एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें किसी भी स्टॉक का नाम अगर डिस्कस होता है या डिस्कशन के दौरान किसी स्टॉक का नाम मैं या कोई भी पार्टिसिपेंट्स अगर लेता है, तो वो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा। वो कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं होगा। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें, उनकी सलाह लें। तो समझते हैं पहले कि स्क्रीनिंग क्या है। हम अगर स्क्रीनिंग की बात करते हैं तो यहाँ स्टॉक्स स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं। दैट इज prioritizing key financial ratios, parameters based on your investment strategy and getting desired outcomes. तो जो भी इंडिविजुअल की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है, सबकी अलग अलग होगी, क्योंकि सारे अलग अलग ह्यूमन बीइंग हैं। सबके कुछ बायसनेस होंगे, सबके कुछ फेवरेटिज्म होंगे। उसके हिसाब से सभी की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी एक नहीं हो सकती, अलग अलग ही होगी। तो अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में वो कौन से फाइनेंशियल रेशियो को ज्यादा महत्व देता है, उसी हिसाब से वो अपना स्क्रीन तैयार करता है। तो सेल्फ का प्रायोरिटाइज करना, खुद के लिए फाइनेंशियल रेशियोज पैरामीटर्स अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के हिसाब से, और फिर उस पे स्क्रीन चला के जो आउटकम आए, इस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग से पहले हमें क्या देखना है? स्क्रीनिंग जो है वो डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन होता है, जो कि मैंने अभी बताया आपको कि हम सभी अलग इंडिविजुअल हैं। तो अलग अलग स्क्रीनिंग का तरीका होगा, रेशियोज हमें अलग अलग पसंद आएंगे। आइडेंटिफाई सेल्फ इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी। तो इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी पहले क्या है मेरी, वो मुझे पहले खुद को जानना पड़ेगा कि मैं किस तरह के सेक्टर्स के साथ, किस तरह के स्टॉक्स के साथ, किस तरह के मार्केट कैप के साथ मैं कंफर्टेबल हूँ। ये मुझे पहले खुद पता होना चाहिए जब मैं स्क्रीन करने बैठूं, ताकि मैं सही रेशियो यूज कर पाऊं। मैं कोई अननेसेसरी का कोई रेशियो यूज करके खुद को परेशान ना करूं। नॉलेज ऑफ इनपुट रेशियो पैरामीटर्स। अब मैं जो भी इनपुट डालने वाला हूँ स्क्रीनिंग में, जो भी पैरामीटर्स मैं डालने वाला हूँ, मैं चलो एक दो तीन पैरामीटर्स की बात करता हूँ, जैसे प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, प्राइस टू सेल्स रेशियो, आरओसी, आरओई। मैं जो भी इनपुट रेशियो डालने वाला हूँ, उसका मुझे अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ताकि मैं डिसाइड कर सकूं कि जो भी मेरे पास आउटकम्स आएंगे उसमें किस रेशियो का कितना महत्व है, कौन सा रेशियो उस बिजनेस को कितना अफेक्ट कर रहा है। अगर मैं ये नहीं जानूंगा तो मेरे लिए कोई भी इस तरह का रेशियो जो मेरे नॉलेज के बाहर है, मेरे लिए हेल्प नहीं करेगा। अब स्क्रीनिंग हम कैसे करेंगे? तो बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, बट जो मुझे यूजफुल लगता है बहुत ज्यादा, जो यूजर फ्रेंडली है, दैट इज स्क्रीनर.इन, जिसको हम लोग यूज करते हैं। और जो प्रेजेंटेशन जो मैंने आगे जो बनाया हुआ है, स्क्रीनर.इन को ही यूज करके बनाया हुआ है। दूसरा भी है टिकर, टिकर टेप पूरा नाम है उसका, टिकर। वहां भी आप यूज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से टिकर में स्क्रीन लगाना शायद पेड वर्जन में है, फ्री वर्जन में शायद बहुत कुछ नहीं है उसमें, जबकि स्क्रीनर में कम से कम 2 स्क्रीन फ्री है, और बाकी जो पेड वाले हैं उनके लिए स्क्रीन शायद अनलिमिटेड है। बी लिबरल वाइल फीडिंग डिजायर्ड पैरामीटर्स टू एक्सपेंड हॉरिजॉन। मतलब कि मुझे कोई रेशियो पसंद है, जिस रेशियो को मैं डालना चाहता हूँ, उसको बहुत स्ट्रिक्ट होके मैं नहीं डालूंगा। बहुत स्ट्रिक्ट होके डालूंगा तो उसके आसपास के जो बिजनेसेस हैं, जो जस्ट उसको टच करने वाले हैं या थोड़ा फर्दर इंप्रूव होने वाले हैं, वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो थोड़ा सा मैं लिबरल रहूंगा रेशियोज डालते वक्त। इसका क्या मतलब है कि सपोज मुझे लगा कि मुझे पता है कि जिन कंपनियों के प्राइस टू बुक, प्राइस टू सेल्स और प्राइस टू अर्निंग रेशियोज जितने कम होते हैं, वो बिजनेस उतना ही मतलब फेयरली वैल्यूड होता है, मैं ये समझता हूँ। तो मुझे पसंद है कि मैं 30 के ऊपर पी वाली कंपनी पसंद नहीं करता हूँ। सपोज अगर
किसी किसी का 40 हो सकता है, किसी का 20 हो सकता है, कोई बहुत कंजर्वेटिव होकर 15 हो सकता है। तो थोड़ा सा मैं अपने स्क्रीन को विंडो दूंगा कि चलो मुझे मुझे कंपनी बाई करनी है कल को जाके 20-25 के पी पे, तो मैं जब स्क्रीन बनाऊं तो थोड़ा सा लिबरल होकर मैं 30 पी रेशियोस में 30 लिख लूं, ताकि एटलीस्ट वहां तक मुझे मिल जाए, वहां के बाद मैं एलिमिनेट करूं। ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाऊंगा तो मुझे आउटकम्स रिजल्ट्स ही बहुत थोड़े से मिलेंगे, तो उसमें बहुत सारे अच्छी चीजों के छूट जाने के चांसेस होंगे। अवॉइड यूजिंग रेशियो विच डज नॉट हैव सिग्निफिकेंस इन योर स्ट्रेटेजी, यहाँ पे नॉट छूटा हुआ है। तो वैसे रेशियोज रेशियोज बहुत सारे हैं। ठीक है, हमें एज ए इन्वेस्टर हमें उन चीजों पे ध्यान देना है जिससे कि चीजें बहुत अफेक्ट होती हों, जिन रेशियोज को, जिन फाइनेंशियल किसी टर्मिनोलॉजी को जो बहुत ज्यादा हमारे इन्वेस्टिंग अप्रोच को अफेक्ट नहीं करेगी, उसको बहुत ज्यादा जान के या उस पर टाइम खराब करके अ, अपना प्रोसेस को हम लेंदी कर देंगे। तो हम जितना क्रिस्प रहे अपनी बातों में, अपने सोच में, अपना हेड जितना हम क्लियर रखें, हमारे लिए आउटकम्स उतने ही क्लियरर होंगे। तो बहुत सारे स्क्रीनिंग्स होते हैं। हम आज जो बहुत ज्यादा बात करेंगे वो हम फंडामेंटल स्क्रीनिंग की बात करेंगे। स्क्रीनिंग, टेक्निकल स्क्रीनिंग भी होती है। बहुत सारी टेक्निकल स्क्रीनिंग होती है जिसमें अलग अलग कैंडल्स चार्ट पैटर्न्स के साथ स्क्रीन करते हैं, हम उधर नहीं जाएंगे। हमारा पूरा फोकस, हमारा पूरा डिस्कशन आज तक जो रहा है वो इक्विटी के फंडामेंटल नॉलेज के बारे में रहा है। तो उस पे बेस्ड जो चीजें हैं हम उसको ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे। तो स्क्रीन्स में सेक्टोरल स्क्रीन भी होता है। इसका मतलब है कि किसी खास सेक्टर के स्क्रीन को देखना। सिंपल सा बात है, सेक्टोरल स्क्रीन हम उसी को बोलेंगे। तो हम कैसे अप्रोच करेंगे उस चीज को? तो मैंने चूंकि स्क्रीनर पे किया है ये सारा काम, तो मैं अपने आप को, मैं पहले आपको ये भी बता दूं कि स्क्रीनर से मेरा कोई भी टाई अप नहीं है, ना ही मैं उसका यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। मैं खुद स्क्रीनर यूज करता हूँ। आप चाहें, आपके लिए जो भी कन्वीनियंट हो आप वो वेबसाइट यूज करें। हमने लॉग इन किया www.screener.in पे, तो हमारे लिए डैशबोर्ड खुलेगा। उस डैशबोर्ड के हम, आप देख सकते हैं सामने क्या है। हम क्लिक करेंगे स्क्रीनर स्क्रीन्स पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एरो बन रहा है, स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सामने का विंडो आएगा, जो विंडो अभी दिख रहा है आपको। फिर देखिए यहाँ पे ब्रॉड सेक्टर्स एट राइट, यहाँ जो एरो बन रहा है ये है ब्रॉड सेक्टर्स। ये डिफॉल्ट स्क्रीन आपको ऐसे मिलेगा इसमें। तो आप देख रहे हैं ब्रॉड सेक्टर्स के नीचे कितने सारे सेक्टर्स लगे हुए हैं। अब आप किसी भी सेक्टर पे इस पे क्लिक कीजिए। आपने किसी भी सेक्टर पे क्लिक किया तो उस सेक्टर का जो डिजायर्ड रिजल्ट है आपको, मतलब स्क्रीनर के पास जितने भी उस सेक्टर में चीजें उसने अपने में फीड कर रखी हैं अपने वेबसाइट में, ठीक है, वो सारी उस सेक्टर की सारी कंपनीज आपके सामने आ जाएंगी। जैसे कि आप रिजल्ट देख सकते हैं यहाँ पे। मैंने एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनीज पे क्लिक किया, तो एरोस्पेस एंड डिफेंस में आप देख सकते हैं यहाँ पे 22 रिजल्ट फाउंड। ठीक है, और इसमें 10 कंपनीज के नाम आपको सामने दिख रहे हैं। अब आप इसको चाहें तो अलग अलग पी पे क्लिक करके पी से शॉर्ट कर लें, सीएमपी टू बुक वैल्यू पे लिख के सीएमपी से शॉर्ट कर लें, मार्केट कैप से शॉर्ट कर लें। जैसे आप, मैंने इसको मार्केट कैप से शॉर्ट कर रखा है, इसलिए आप देख रहे हैं कि हायर मार्केट कैप इज कमिंग अबव ऑल एंड लोअर मार्केट कैप नीचे की तरफ डिसेंडिंग पैटर्न में है। तो मैंने वैसे कर रखा है। वैसे भी आप स्क्रीन देख सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं सेक्टोरल स्क्रीनिंग। अब इसमें कुछ होते हैं प्री फिक्स्ड स्क्रीन्स होते हैं, जो स्क्रीनर में पहले से ही बना के रखे हुए हैं, जो थोड़े पॉपुलर स्क्रीन है, लोग उसको काफी यूज कर लेते हैं। उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हम इस प्री फिक्स्ड स्क्रीन को यूटिलाइज कैसे करेंगे? तो एडिंग सम सेल्फ प्रायोरिटाइज रेशियो पैरामीटर्स, दैट इज प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू बुक, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एटसेट्रा, टू ऑलरेडी अवेलेबल स्क्रीन्स एंड रन द क्वेरी टू फाइंड डिजायर्ड आउटकम्स। सेम स्क्रीन खुली आपके सामने। आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉपुलर थीम्स लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे की तरफ मिडिल में। और यहाँ पे 6 स्क्रीन ऑलरेडी स्क्रीनर ने बना के खुद से रखे हुए हैं, दैट इज लो ऑन 10 ईयर एवरेज अर्निंग, कैपेसिटी एक्सपेंशन, डेट रिडक्शन, कंपनीज क्रिएटिंग न्यू हाइज, ग्रोथ विदाउट डाइल्यूशन, एफआईआई बाइंग्स। अब जब मैंने स्क्रीन को क्लिक किया, जैसे मान लीजिए मैंने स्क्रीन को क्लिक किया, डेट डेट रिडक्शन की स्क्रीन को क्लिक किया, तो ये वाला एक विंडो खुल के आएगा जिसमें देखिए कि स्किनर ने खुद ही प्री फीड करके रखा हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पे डेट इज लेसर देन
3 ईयर डेट, 3 ईयर्स बैक डेट, मतलब कि 3 साल पहले जो डेट था वहां से आज डेट कम है। दूसरा क्या उन्होंने इनपुट डाला हुआ है, ग्रॉस ब्लॉक इज 1.2 टाइम्स मोर देन प्रीसीडिंग ईयर। मतलब ग्रॉस ब्लॉक का मतलब होता है कि जो एसेट मेरे पहले थे और जो मैंने ऐड करते, मैं जैसे मैंने पिछला साल जो मेरे पास एसेट था और आज जो मेरे पास एसेट है, तो उसमें बिना डेप्रिसिएशन के जो आज एसेट मेरे पास है उसको मैं ग्रॉस ब्लॉक बोलूंगा। और जब मैं ग्रॉस ब्लॉक से डेप्रिसिएशन निकाल दूंगा तो उसको मैं नेट ब्लॉक बोलूंगा। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, आज मेरे पास 100 करोड़ की जमीन है मेरे कंपनी में। मैंने पिछले साल 20 करोड़ का कैपेक्स कर लिया था और जमीन खरीद ली, तो मेरा ग्रॉस ब्लॉक होगा इस साल 1 करोड़ 20 लाख। और जबकि मेरा नेट ब्लॉक क्या होगा, जो 100 करोड़ में से, और पिछले साल जो 100 करोड़ था उसमें जो डेप्रिसिएशन लगा, अगर डेप्रिसिएशन 10% का लगा से, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे, तो मेरा आज का नेट ब्लॉक होगा 90 करोड़ पिछला वाला और 90 लाख पिछला। 100 करोड़ से मैं एग्जाम्पल ले रहा था, 100 करोड़ पिछला वाला। और अगर मैंने 20 करोड़ कहा है इस बार, तो 20 करोड़ ये वाला 100 में से 10 गया 10% के हिसाब से, तो 90 + 20 = 110। तो 10% का डेप्रिसिएशन अगर निकल गया दैट इज नेट ब्लॉक। और ग्रॉस ब्लॉक में डेप्रिसिएशन हम माइनस नहीं करते हैं। ये इसलिए मतलब ग्रॉस ब्लॉक इंपॉर्टेंट है। हमने प्लांट पे इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन तो लगा दिया, बट ऐसा भी होता है कि वो डेप्रिशिएटिंग टाइप वो बिहेव नहीं कर रहा है। आपका कोई मशीन 5 साल पुरानी है बट इट इज वर्किंग एट एज गुड एज न्यू मशीन। तो इसलिए ग्रॉस ब्लॉक यहाँ पे लेते हैं, जस्ट एक पैरामीटर्स है। ठीक है, इसके बारे में हम कभी सेपरेट बात कर लेंगे। ग्रॉस ब्लॉक को, नेट ब्लॉक को, बहुत सारी चीजें हैं। तो मतलब ये डेट रिजेक्शन था, तो 3 साल पहले का डेट और आज के डेट में क्या फर्क है, कि आज का डेट 3 साल पहले के डेट से कम है। तो इस तरह से उसमें फीड किया हुआ है ऑलरेडी। अगर हम न्यू हाइस की बात करें तो न्यू हाई का उन्होंने कैसे बना रखा है, ये देखिए, करंट प्राइस इज ग्रेटर देन हाई प्राइस इंटू 0.85 एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन इज मोर देन 100। इसका मतलब है कि इन्होंने स्क्रीन बनाया हुआ है, आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, कंपनी क्रिएटिंग न्यू हाई का, वैसे बनाया हुआ है कि मार्केट कैप 100 करोड़ से ज्यादा हो और जो करंट प्राइस है वो 52 वीक हाई प्राइस के 0.85 से ऊपर हो। इसका मतलब कि जो ऑल टाइम हाई तो अलग हो गया, जो उसका 1 साल के अंदर जो उसने हाई बनाया है उस हाई के आसपास ही 15% के विंडो में ट्रेड कर रहा हो। ठीक है, यानी वो अपने ऑल टाइम हाई के पास हो, यही वो कहना चाह रहा है। तो न्यू हाई का इन्होंने विंडो ऐसे क्रिएट किया हुआ है। फिर हम बात करें एफआईआई बाइंग की। एफआईआई बाइंग में क्या कर रखा है, चेंज इन एफआईआई होल्डिंग इज ग्रेटर देन 1% एंड लेसर देन 5%, ऐसे करके इन्होंने विंडो बना रखा है। अब मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि एडिंग सम सेल्फ प्रायोरिटाइज रेशियो पैरामीटर्स, दैट इज प्राइस टू अर्निंग, सेल्स, बुक्स, सीएफओ, आरओई, आरओसी, इसमें अगर हम ऐड कर लें अपने प्रेफरेंस के हिसाब से इसी में, तो वो जो लिस्ट निकल के आती थी वो लिस्ट और रिफाइन हो जाएगी मेरे पसंद के हिसाब से। एक तो ये तरीका है, जो प्रीफिक्स्ड स्क्रीन्स पहले से हैं उसमें हम कुछ अपनी तरफ से ऐड कर दें। इसमें ऐड करने के लिए हर बार आपको एंड लिखना पड़ेगा। जैसे मिडिल वाले स्क्रीन में अगर मैं देखूं, जहां न्यू हाइज लिखा हुआ है, इसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन मोर देन 100 करोड़ लिखा हुआ है, इसमें मुझे ऐड करना है 15%, 15 का पीई ऐड करना है, कि मुझे 15 से ऊपर वाली पीई नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ एंड लिखूंगा स्पेस देके और नीचे लिखूंगा प्राइस टू अर्निंग लेसर देन 20, 15, जो भी मेरा डिजायर्ड रेशियो है, और रन द क्वेरी करूंगा तो वो लिस्ट खुलेगी। वो हम आगे जाके देखेंगे। इसके पहले रही कि जो स्क्रीन्स पहले से बने हुए हैं स्क्रीनर्स में, अभी हमें नया स्क्रीन कैसे बनाना है हम उसको देखते हैं। सेम वैसे ही वो विंडो खुली थी, आपने यहाँ पे स्टॉक स्क्रीन के सामने लिखा है क्रिएट न्यू स्क्रीन, आपने इसको क्लिक किया, क्लिक ऑन द क्रिएट न्यू स्क्रीन, आपके सामने फिर ये विंडो खुल के आएगी, क्रिएट अ सर्च क्वेरी। आप इसमें एकदम ब्लैंक विंडो है, प्री फिक्स में ऑलरेडी फिक्स उसमें लिखा हुआ था, आप चाहें तो इस सेशन के बाद अपना स्क्रीनर ओपन करके वहां देख लेंगे, वो साफ साफ लिखा होगा। और जब आप क्रिएट न्यू स्क्रीन करेंगे तो बिल्कुल एकदम ब्लैंक विंडो आएगा। अब इसमें फीड डिजायर्ड रिजल्ट्स, आपको जो भी रेशियो डालने हैं, जो भी रेशियोज या पैरामीटर्स डालने हैं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ डालें। तो मैंने क्या डाला हुआ आप देखिए यहाँ पे, मार्केट कैपिटलाइजेशन इज मोर देन 500 करोड़,
प्राइस टू अर्निंग इज लेसर देन 40, प्रॉफिट ग्रोथ 35% से ज्यादा चाहिए मुझे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROC 15 से ज्यादा चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी 15 से ज्यादा चाहिए, डेट मुझे 3 साल की डेट से कम चाहिए। ये मेरा, मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया था, ये मैंने एक स्क्रीन तैयार करने की सोची इन सब चीजों को फीड करके। आउटकम मुझे क्या मिला इसके बाद, दिस वाज माई आउटकम। इतना मैं पैरामीटर्स डालूंगा तो जो मैं 7,000 10,000 कंपनी की बात करता हूँ, एवरीथिंग इज एलिमिनेटेड एक्सेप्ट दिस 7। देख रहे हैं आप इसी में चेक कर लेंगे तो आपको कुछ 3 4 कंपनी बड़ी इंटरेस्टिंग दिख जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से स्क्रीन होगा। आप चाहें तो जो फीड डिजायर्ड रेशियो के पास जो पैरामीटर्स लिखे हुए हैं उसमें अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको अगर 30 की पी पे चाहिए तो आप वहाँ 30 लिखिए, आपको ROC ज्यादा चाहिए आप वहाँ पे 20 25 लिखिए, आपको डेट वहाँ पे 3 साल नहीं पिछले साल से कम चाहिए तो वो भी लिख दीजिए। आपको कुछ और ऐड करना हो कि नहीं मुझे 500 करोड़ की कंपनी नहीं, मुझे कम से कम 10,000 करोड़ की कंपनी चाहिए, आप वहाँ पे 10,000 करोड़ की मार्केट कैप में। आपको कुछ और ऐड करना हो, उसमें कुछ और रेशियो लगाना हो, EV टू EBITDA लगाना हो, ठीक है, FI होल्डिंग इसमें आपको लगानी होगी, इसमें से FI होल्डिंग किसमें बढ़ रही है आप उसको भी ऐड कर लीजिए। तो जितना भी आप इसमें पैरामीटर्स डालेंगे उस हिसाब से आपको एक डिजायर्ड यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा जो कि आपका एक फाइनल स्क्रीन। ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट स्क्रीन देख सकते हैं, इसके अलावा भी और कौन कैसे कैसे हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं कंपनीज की स्क्रीनर पे, तो हम देखते हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पे टाइप फर्स्ट कॉन कॉल, फर्स्ट एवर कॉन कॉल, मेड इन कॉन कॉल। हम यहाँ पे जो जहाँ पे स्क्रीनर के सर्च में कंपनी का नाम लिखते हैं, अगर हम वहाँ पे फर्स्ट कॉन कॉल लिखेंगे तो हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आएंगे। फिर हम उसको खोल के देखेंगे कि क्या एक्चुअली क्या ये फर्स्ट कॉन कॉल था, क्योंकि स्क्रीनर क्या करेगा, कुछ एल्गो लगा के कहीं से फर्स्ट लिखा होगा कहीं कॉन कॉल लिखा होगा, दोनों को जोड़ के एक रिजल्ट बना देगा। तो उसके बाद भी हमें उसके अंदर जाने की कोशिश करनी होगी। टाइप नेम ऑफ पर्सन और नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, अगर मान लीजिए कि मुझे कोई इन्वेस्टर पसंद है, सपोज मुझे जैसे मान लीजिए मधुसूदन केला पसंद है, मुझे जैसे मान लीजिए उनका उनका ही जो इंस्टीट्यूट है MK वेंचर्स वो पसंद है, मुझे अगर सेज वन पसंद है समीर वर्तक का, मुझे अगर ईमान होल्डिंग पसंद है, अगर मुझे आप ले लीजिए सुनील सिंघानिया का अबैकस पसंद है, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं जितने भी मर्की इन्वेस्टर्स हैं जो काफी ज्यादा अच्छे रिसर्च रिसर्च करते हैं, मुझे वो पसंद है। और मुझे अगर लगता है कि मैं इनको ट्रैक करूँ कि ये कहाँ देख रहे हैं, हो सकता है इन्वेस्ट ना कर रहे हो बट ट्रैक वो भी कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा जहां पे मैंने फर्स्ट कॉन कॉल लिखा हुआ है वहां पे मैं उनका नाम लिख दूंगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिए हैं, जैसे मैंने वहां पे लिखा मधुसूदन केला, मधु केला मैंने नाम लिखा, मधु केला लिखिए, मधुसूदन केला लिखिए, MK वेंचर्स लिखिए, जो भी नाम लिखिए। फिर आपको एक रिजल्ट आएगा, तो उसमें अगर ट्रांसक्रिप्ट में या कॉन कॉल में कोई आदमी बैठा होगा, MK वेंचर्स से बैठा होगा, जो भी आपने यहाँ पे डाला हुआ है, तो फिर उसका ना नाम निकल के आएगा, तो वैसे भी आप करके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा अगर कहीं पे, अगला देखते हैं हम कि ह्यूज इंस्टीट्यूशनल बाइंग कहीं पे आपने, जैसे कि हमारा तरीका है क्या है कि ट्विटर पे जो बहुत अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, जो अच्छे माइंड्स हैं, उनको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो उनकी तरफ से या कहीं से भी मुझे ऐसा मिलता है कि कहीं पे कुछ इंस्टीट्यूशनल बाइंग चल रही है, ऐसा कहीं भी मुझे मिलता है, तो मेरा काम है कि एक बार वहां पे उस पर्टिकुलर उस स्टॉक के ये शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पे ट्रेड्स लिखा हुआ है राइट साइड में, तो वहां ट्रेड्स के पास मैं जाऊं और ना उसको क्लिक करूं उस ट्रेड को, तो ना अलग अलग सेक्शंस खुलेंगे। सेक्शंस क्या होंगे, वो सेक्शंस होंगे आपके इनसाइडर ट्रेडिंग, सेक्शन होंगे आपके बल्क ट्रेडिंग, ब्लॉक डील्स, ठीक है, इस तरह के सब्सटेंशियल सब्सटेंशियल इक्विजिशन, ऐसे करके ना 4 सेक्शंस होंगे। उसमें मैं अलग अलग चेक करूं, तो मैंने एक एग्जांपल लिया है जहां पे 21 जैसे ये लिखा हुआ था ट्रेड्स, और मैंने चेक किया तो देखिए 27 जून को कितनी कितने लोगों ने बाई कर रखा है। इसमें आप देखें तो आप देखिए सेज वन का नाम है, बंधन का नाम है, ठीक है, फिर मोतीलाल ओसवाल का नाम है, निपोन का नाम है, और 21 थे टोटल। इतना बड़ा मैं स्क्रीन यहाँ से कट नहीं कर पाया, पूरा एक अलग से स्लाइड बनाना पड़ता, मैंने बस थोड़ा बहुत कट किया है। इसमें से और भी बहुत सारे अ, मतलब काफी मर्की लोगों के इसमें नाम थे, इंस्टीट्यूशन के नाम थे। तो इस तरह की कोई एक्टिविटी दिखती है कहीं अचानक से, तो वो भी हमारे स्क्रीन में आए, उस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इस जो पर्टिकुलर जो कंपनी थी उसका मैंने बहुत पहले ट्रैक किया था। तो जब ये इंसिडेंट हुआ था, ये वाला जब इवेंट हुआ था, तो 27 जून को द कंपनी वाज ट्रेडिंग एट, आप देख लीजिए यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ आपके सामने, नीचे से स्टार्ट करता हूँ 1860, यहाँ से प्राइस लिखा हुआ है कंपनीज प्रेजेंट CMP इज 2454, कितने महीने बाद, ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स के बाद। और ये CMP 2454 तब है जब कंपनी ने
जस्ट उसके पहले 2280 का हाई बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये इतने लोग अभी इंटरेस्टेड हो रहे हैं, तो एकदम क्लियरर साइन है कि यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, हो रहा है। तो यू प्लीज गो टू द कॉन कॉल्स, लास्ट में क्या डिस्कस हुआ है और क्या क्या मैनेजमेंट की बातें हो रखी हैं, अचानक से ऐसा इंटरेस्ट क्यों पैदा हो गया, ये हमारा देखना काम है। जरूरी बन जाता है कि हम उसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करें उसके बाद से, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो तो सब कुछ देखते हुए हम बनाएं। एक और तरीका है स्क्रीनर्स के, आप अगर रिजल्ट सेक्शन में जाएंगे, बहुत सारे हमारे जो मित्र उस तरफ बैठे हुए हैं वो करते भी हैं ये वाली चीज, तो उसमें आप देखेंगे तो बहुत सारी जो कंपनी जो इसमें अच्छे रिजल्ट्स आ रखे हैं, ठीक है, कैटेगरी कर लीजिए उसकी, अच्छे रिजल्ट कौन से हैं, बहुत अच्छे कौन से हैं, बहुत ही शानदार रिजल्ट कौन से हैं, वैसे रिजल्ट आपको देखते हैं तो वो भी आपको थोड़ा सा आपके मन में इंटरेस्ट पैदा करनी चाहिए। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम की प्रीफिक्स, हमने जो अभी पहले के स्लाइड्स में देखा कि सेक्टोरल हमें स्क्रीनिंग कैसे करनी है स्किनर पे, फिर हमें जो प्रीफिक्स स्कीम पहले से है उसमें कुछ अपने फाइनेंशियल रेशियो कुछ ऐड करके हम कैसे और उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, या फिर हम कुछ नया स्किन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, या फिर कुछ और सारे तरीके हैं जिसके थ्रू हम कुछ चीजें जो हमें छन के मिल सकती हैं वो हम कैसे ले सकते हैं, ये सारी बातें हैं। आगे मैं चलता हूँ, कुछ टेक्निकल स्कैनिंग भी होती है। बहुत ज्यादा टेक्निकल्स में बात नहीं करता हूँ, बट कुछ टेक्निकल्स को मैं खुद फॉलो करता हूँ, वो शेयर करता हूँ मैं आपके साथ। कुछ मैं जो फॉलो करता हूँ दैट इज गोल्डन क्रॉसओवर। गोल्डन क्रॉसओवर होता क्या है? दैट इज 50 डेली मूविंग एवरेज एंड 200 डेली मूविंग एवरेज कटिंग ईच अदर अपवर्ड एंड सस्टेनिंग। मतलब कि जो भी शेयर प्राइस है, तो 50 ट्रेडिंग डे का एवरेज और 200 डेली मूविंग डेली मूविंग एवरेज, 200 दिन का डेली मूविंग एवरेज, दोनों का एवरेज की एक लाइन बनेगी। वो मैं आपको अभी जो बाद में हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वो जब कट करेंगे अपवर्ड, वो कैसा दिखेगा पिक्चर, आप देखिए यहाँ पे इस तरह से दिखेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो यहाँ पे ब्लू लाइन है, द ब्लू लाइन इज 50 डे मूविंग एवरेज। जैसे जैसे स्टॉक प्राइस डेली बिहेव कर रहा है, ये मूविंग एवरेज भी वैसे 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 बनता जाएगा। और जो ब्लैक लाइन है आप देख रहे हैं, दैट इज 200 डे मूविंग एवरेज। तो ये 200 दिन का एक एवरेज मूविंग लाइन है जो स्टॉक के साथ साथ हर दिन आगे चलती रहेगी। अब स्टॉक का जो भी डायरेक्शन ऊपर या नीचे है उस हिसाब से ये बैंड होगी या ऊपर कर्व लेगी। ठीक है, तो ये जो दोनों मूविंग एवरेज जब एक दूसरे को काटते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड गोल्डन क्रॉस ओवर। तो हम जनरली क्या समझते हैं कि जब कोई कंपनी 200 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही है, दैट इज इन लॉन्ग टर्म टेलविंड। लॉन्ग टर्म मतलब वो बुलिश है, लॉन्ग टर्म बुलिशनेस में है। एंड 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अगर वो ट्रेड कर रही है, दैट इज शॉर्ट टर्म बुलिशनेस में है। तो दोनों चीज जब ये कट कर रही है, इसका मतलब कि मतलब थोड़ा मेगा ट्रेंड ऐसा दिख रहा है कि मेगा ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मिड टर्म सब में ये ऊपर जा रही है। तो ऐसा कुछ अगर कट के मिलता है, दैट इज कॉल्ड गोल्डन क्रॉसओवर। ये काफी इफेक्टिव क्रॉसओवर होता है। और यहाँ पे एक की वर्ड है, आप देख लीजिए, कटिंग ईच अदर अपवर्ड एंड सस्टेनिंग। मतलब कि वो सस्टेन करे वहां पे। तो थोड़ा सा जो भी प्राइस जब कट के वहां पे जब बने, तो वहां ना प्राइस रुके या उसके अपवर्ड ही रहे, ये नहीं कि आज काट के फिर नीचे क्लोज हो गया, तब वो गोल्डन क्रॉसओवर नहीं कहा जाएगा। काट के वहां पे सस्टेन करे, ऊपर की तरफ प्राइस सस्टेन करे। दूसरा तरीका मैं जो देखता हूँ दैट इज मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स। मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स अब क्या होता है, देखते हैं आगे। ब्रेकिंग प्रीवियस ईयर्स हाई विथ वॉल्यूम एंड क्लोजिंग एट ऑल टाइम हाई। मतलब कि कोई कंपनी का सपोज शेयर प्राइस आज के दिन में 200 रुपए है, और पहले उसका 2022 में उसने ऑल टाइम हाई बनाया था 240 रुपए का। 2018 में उसने ऑल टाइम हाई, उस समय उसने जो हाई बनाया था वो 270 रुपए का था। तो कंपनी इन सारे हाई को तोड़ के ऊपर निकल रही है, दैट इज कॉल्ड मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स। तो ये कैसे दिखेगा आपको, देखिए सामने स्क्रीन में, ये कोई कंपनी है जिसने 2008 में अपना हाई बनाया था ऑलमोस्ट 440 रुपीज का। और फिर उसने 10 साल के बाद 2017 के आसपास उसने फिर वो हाई को तोड़ा और सस्टेन नहीं कर पाई। आप देख लीजिए यहाँ पे, सस्टेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सस्टेन नहीं कर पाई, ठीक है, और सस्टेन नहीं कर पाई, वापस वो लौट गई वहां से, थोड़ा सा ऊपर गई उसके, लेकिन वहां से लौट गई। और फिर उसके बाद से उसने इस पूरे दोनों तरह के हाई को तोड़ के बड़े कैंडल देखिए, बड़े वॉल्यूम के साथ, नीचे वॉल्यूम्स देख सकते हैं आप, उसके साथ ये टूटेगी और क्लोज होनी चाहिए ऊपर। क्लोज होके अगर 2-4 ट्रेडिंग डेज अगर ऊपर गुजार ले,
वो और बेटर है आपके लिए, और अच्छा कंफर्मेशन है। तो ये भी काम करता है। मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल्स फॉलो नहीं करता हूँ। मुझे ज्यादा फेल्योर लगते हैं उसमें, कुछ कुछ बहुत कम फेल्योर्स होते हैं, दैट इज मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स, गोल्डन क्रॉसओवर्स, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स आप अगर चेक करेंगे तो आपको मैं भी एग्जांपल दे सकता हूँ। मल्टी ईयर ब्रेकआउट चेक इन मोरपैन लैब, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें अगर याद आएंगी तो बताऊंगा आपको। मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स इन और भी कंपनीज हैं, हमारी बहुत सारी कंपनीज होंगी जिसमें मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स रहा होगा। ये टूटते क्यों हैं? क्योंकि ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स अगर फंडामेंटली अगर सस्टेनिंग तब होंगे जब कंपनी में कुछ ना मैनेजमेंट की तरफ से कुछ फंडामेंटली कुछ अच्छा चीज होने वाला हो जो पहले ना हुआ हो, तभी शेयर प्राइस ऐसे रिएक्ट करता है, अचानक से ऐसे नहीं करता है जनरली। एक और तरीका है, दैट इज एक्सपोनेंशियल वॉल्यूम्स, अचानक से। मतलब डेली किसी शेयर में आज तक का उसका पूरा इतिहास रहा है कि लाख शेयर बेचे जाएंगे और लाख शेयर खरीदे जाएंगे, इतने में ही सब ट्रेडिंग होती रहेगी, 20%, 10%, 30% ऊपर नीचे। अचानक से किसी दिन 1 करोड़ वॉल्यूम आ गया अचानक से, तो वो मजाक में नहीं आया है, वो किसी का इंटरेस्ट वो जगह है, तो वहां भी एक इंटरेस्ट बन सकता है। तो हाईएस्ट डेली और वीकली वॉल्यूम विद प्राइस मूविंग अपवर्ड, आप जैसे देखिए यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं कितना छोटा छोटा वॉल्यूम है, और अचानक से एक दिन आता है कि वॉल्यूम की शुरुआत होती है, और उसके बाद से देखिए वॉल्यूम बढ़ते ही चले। मतलब उस दिन, जिस दिन ये चीज हुआ, तो उस क्लाइमेक्स दिन तो बड़ा ये वॉल्यूम बड़ा बड़ा बना है, लेकिन उसके बाद भी जो जनरल वॉल्यूम रहते हैं वो पहले के दिनों से ज्यादा वॉल्यूम रहते हैं। तो जैसे ही कोई इस तरह का वॉल्यूम आता है जो पहले कभी था ही नहीं है, सीधा जितना भी पहले वीकली या डेली वॉल्यूम रहा है उसके बहुत ज्यादा मात्रा में वॉल्यूम आना शुरू हो गया है, दैट इज कि समवन इज इंटरेस्टेड। तो ये टेक्निकल केवल पैरामीटर्स हैं, इसको हम कंक्लूसिव नहीं मान सकते। कंक्लूसिव मानने के लिए क्या करना होगा वो मैं आगे आपको दिखता हूँ। हमने कर लिया स्क्रीनिंग, हमारे पास कुछ कंपनीज आ गई, हमने जो स्क्रीन बनाए थे उसमें मुझे रिजल्ट आ गए, 25, 30, 50 जो भी रिजल्ट मेरे पास आने थे आ गए। अब मुझे क्या करना है उसमें, ताकि मैं और रिफाइन करके शॉर्ट लिस्ट करूँ उसको। सबसे पहले रिफाइन शॉर्ट द स्क्रीनिंग लिस्ट एज पर रिक्वायरमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने मार्केट कैप के हिसाब से उसको शॉर्ट कर रखा था। किसी को अगर पी के हिसाब से शॉर्ट करना है, पी के हिसाब से शॉर्ट कर ले। किसी को बहुत ज्यादा जो भी रेशियो उसको ज्यादा पसंद है उसके हिसाब से उसको शॉर्ट कर ले। सेव द क्वेरी फॉर ऑटो एडिशन ऑफ स्टॉक्स टू द लिस्ट। अब उस क्वेरी चूंकि आपने बनाई है, उस क्वेरी को आपने स्क्रीन बनाई है, तो आप उसको सेव भी कर लीजिए अपने नाम से या किसी के नाम से। और जब आप इसको सेव करेंगे तो कोई भी कंपनी जो इस पैरामीटर को पूरा कर रही होगी वो ऑटोमेटिक उसमें ऐड हो जाएगी बाद में जाके। उसको अगर 20 दिन बाद खुलेंगे और उस पैरामीटर्स में कोई कंपनी ने अपना रेशियो सुधार लिया है, तो ऑटोमेटिक उस लिस्ट में इंटर कर जाएगी। ये बड़ा फायदा होता है क्वेरी रन करके सेव करने का। स्टार्ट इलिमिनेटिंग एज पर नेचर ऑफ बिजनेस सिक्लिकल स्ट्रक्चर। आपके पास जितनी भी कंपनीज आ गई, अब वो ना कंपनी खुद नहीं बताएंगी कि मैं सिक्लिकल सेक्टर में काम करता हूं, मैं कि मैं स्ट्रक्चरल स्टोरी हूं। तो ये आपको कंपनी को देख के कौन सा सेक्टर है क्या है देख के खुद देखना पड़ेगा कि जो भी सिक्लिकल एटलीस्ट कम से कम जो सेक्टर्स हैं उसको अवॉइड कीजिए, जो स्ट्रक्चरल सेक्टर्स हैं उसकी तरफ ध्यान दीजिए। चेक रिजल्ट्स बैलेंस शीट टू रूल आउट एनी एम्बिग्विटी। अब आपको वहां पे स्क्रीनर तो जस्ट एक एल्गोरिथम है, उसके हिसाब से वहां रन करके आपको मिल गया। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि स्क्रीनर भी बहुत अच्छे से उसने काम नहीं कर रखा होगा, कभी किसी रेशियो को मैनुअली फीड किया होगा जो ऑटो रिट्रीव्ड होकर फील हुआ होगा, वो करेक्टली हुआ नहीं होगा। तो एक बार जिसको भी जो भी कंपनी आप में इंटरेस्ट पैदा करती है, पूरा का पूरा उसका रिजल्ट एंड बैलेंस शीट चेक करें कि सभी एंट्रीज जो है करेक्टली डाली गई हैं कि नहीं डाली गई। बहुत सारी एंट्रीज जो है उतनी एक्यूरेटली, खासकर जो छोटे मार्केट कैप वाली कंपनी है, वहां पे एंट्रीज जो है कभी कभी लगता है कि करेक्टली नहीं मेंशन्ड है। तो एक बार डबल चेक करने के लिए रिजल्ट एंड बैलेंस शीट को फिर से चेक करें, ताकि कोई भी एम्बिग्युइटी अगर आई है उसको हम दूर कर सकें और एक करेक्ट रिजल्ट तक हम पहुंच सकें। उसके बाद आप सेक्टर पोजीशनिंग चेक करें कि जो कंपनी आपको दिख रही है, जो इंटरेस्ट कर रही है आपको, वो हेडविंड टेलविंड या कंसोलिडेशन स्टेज में है, वो भी आप चेक करें वहां पे। फिर जो भी शॉर्टलिस्ट की आपने कंपनी, उसको उसके आप एनुअल रिपोर्ट्स, कॉन्फ्रेंस कॉल्स और मैनेजमेंट के इंटरव्यूज जाके पढ़ें, जाके उसको ट्रैक करें, ताकि फ्यूचर प्लान्स चले पता। ये इसलिए जरूरी है कि मेरे पास एक लिस्ट आई है, तो उस वो लिस्ट जो है जस्ट एक मतलब फिल्टरिंग करके आई है, मैं उसमें और भी डबल श्योर कैसे हो सकता हूँ जब मैं उसके अंदर की स्टोरी पढ़ूं। जब मैं अंदर की स्टोरी पढ़ूंगा तो मुझे कन्विक्शन मेरे पास ज्यादा डेवलप होगा। अगर वो बाद में कुछ गलत रिजेक्ट भी कर रही है, मे बी एक्सटर्नल फैक्टर के चलते, जियोपॉलिटिकल फैक्टर के चलते, ठीक है, या प्रॉफिट बुकिंग के चलते, तो मुझे तकलीफ ना हो, क्योंकि मुझे उस कंपनी के बारे में बाकी और भी कुछ पता है जो कि केवल स्क्रीन देखने वाले को नहीं पता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमेशा मैं बोलता हूँ आप लोगों को,
कि वैल्यूएशन उसके फ्यूचर ग्रोथ के साथ ही आप चेक करें। जो भी स्क्रीन आपके पास निकल के आया है, दैट इज हो चुका है, वो उसके नंबर में आ चुका है। अगर कोई कंपनी 15 के पीई पे ट्रेड कर रही है तो हो सकता है कि मार्केट ये देख रहा है, मार्केट का कंसेंसस ये देख रहा है कि आगे बहुत ग्रोथ नहीं आने वाला है इसमें। हालांकि पिछले कुछ सालों में अच्छा ग्रोथ उसने दिखाया होगा, इसलिए उसको उसने कम वैल्यूएशन दे रखा है। तो भले आपको दिख रही हो वैसे ऑप्टिकली सस्ती दिख रही हो, लेकिन उसके फ्यूचर ग्रोथ के साथ उसको एक बार जाके उसको उस तरह से कोरिलेट करें, ताकि आप एक डिसीजन लेने वाले एक जगह पे पहुंचे कि अब मुझे इसमें आगे क्या करना है। तो ये बहुत जरूरी है वैल्यूएशन हमेशा चेक करना। अगर वैल्यूएशन कम लग रहा है, ग्रोथ ज्यादा लग रही है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आपको वैल्यूएशन कम दिख रहा है, ग्रोथ भी नहीं दिख रही है, तो कुछ नहीं है उसमें। वैल्यूएशन ज्यादा दिख रहा है, ग्रोथ कम दिख रहा है, तो डिजास्टर है। इस तरह से आप करके जो वैल्यूएशन मैटर्स का एक जो क्लास था हमारा, वहां पे आप जाके देखेंगे कि मार्केट को क्या पता हो तो क्या हो सकता है, बहुत डिटेल में वहाँ पे बात हो रखी है। ये सब कुछ करने के बाद आप जो आपके इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं तो शॉर्टलिस्ट कीजिए, और अपने वॉच लिस्ट में फर्दर आगे क्या करना है उसके लिए ऐड कीजिए। ठीक है। तो ये बहुत ही शॉर्ट क्लास था। तो विद दिस आई फिनिश्ड। नाउ आई एम ओपन टू द क्वेश्चन।